द 48 लॉज ऑफ पावर बुक समरी हिंदी में आपका स्वागत है। ये क्लासिक बुक है जो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक भी है। इसमें लिखी हुई 48 एडवाइस पढ़कर कोई भी इंसान पावर हासिल कर सकता है। ये बुक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। गाइस, इसमें 48 लॉज हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। अगर ये दुनिया जालसाजियों से भरा हुआ एक कोर्ट है और हम अंदर ही फंस चुके हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा कि हम बिना लड़े ही बाहर आने की कोशिश करें। हम शायद नोटिस भी न कर पाए, मगर सच तो ये है कि हमें पावर के लिए रोज स्ट्रगल करना ही पड़ता है। परिवार के अंदर हो, काम पर हो या फिर कम्युनिटी में, लगभग हर जगह हमें खुद के लिए लड़ना पड़ता है। हम चाहें या ना चाहें, मगर इस दुनिया में रहने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ती ही है। इसीलिए हमें खुद को किसी हाल में पावरलेस नहीं बनने देना है, क्योंकि ऐसा करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। सच बात तो यह है कि जितनी ज्यादा पावर हमें हासिल होगी, हम उतने ही बढ़िया दोस्त, लवर, हस्बैंड, वाइफ और इंसान बन पाएंगे। मगर दूसरों पर या चीजों को अपने पावर में करने से पहले जरूरी है कि हमारा पावर खुद पर और हमारे इमोशन पर हो। जब हमारे साथ कुछ होता है तो उस बात के ऊपर एकाएक इमोशनल रिएक्ट करने की आदत को कैसे कंट्रोल करें, यही हमें सीखना है। क्योंकि हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने से रीजनिंग पावर कम होने लगती है। इससे आप किसी बात को क्लियरली सोचे समझे बगैर इमोशन में आकर गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर बात जब प्यार और गुस्से की आती है। इन फीलिंग्स को आप बिल्कुल ही फील ना कर पाए, ये तो हो ही नहीं सकता, और ऐसी कोशिश भी ना करें। बस इतना ध्यान रखें कि आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि पॉसिबल है कि आपके दुश्मन इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जब आप ये फाउंडेशन समझ गए हों, तो इसके पहले लॉ के बारे में जानते हैं। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखें। हॉन डायनेस्टी खत्म होने के 700 सालों के बाद भी चाइना में अफरा तफरी मची रही। राजगद्दी के लिए चीना झपटी चलती रहती थी। हर नए राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता था और आर्मी तख्ता पलट करती रहती थी। पावर की ये लड़ाई खून और मार काट से रंगी हुई थी। ऐसे ही एक राजा को उसके जनरल्स ने मार डाला और उसके बाद अपने में से ही सबसे स्ट्रांग आदमी को चुनकर उसे राजा बना दिया था। इस नए राजा ने भी अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए अपने सारे पावरफुल आदमियों को मरवा दिया था। मगर कुछ सालों के बाद वो खुद भी मारा जाएगा, क्योंकि उससे छोटी उम्र वाले जनरल्स उसके खिलाफ साजिश रचकर उसको और उसके बेटों को मरवा देंगे। ये पैटर्न यूं ही चलता रहेगा। जो भी राजा बनेगा उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी, क्योंकि उसका हर कोई चाइना का एम्परर बनने का मतलब है एक अकेला इनसिक्योर राजा जिसके हाथ में कोई असली पावर नहीं है। मगर जब 1959 एडी में जनरल चाओ कुयांगिन को पावर मिली, तब ये सारा गेम ही चेंज हो गया। वो एम्परर सुंग बना। उससे अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता था कि आने वाले कुछ सालों के बाद उसका भी मर्डर यानी कि खून हो सकता है। उसने इस चीज को रोकने का रास्ता सोचा। राजा बनने के बाद एम्परर सुंग ने अपने सभी आर्मी जनरल्स को एक पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया। पार्टी में जब लोग वाइन के नशे में धुत हो गए, तब एम्परर ने जनरल्स को छोड़कर बाकी लोगों और गार्ड्स को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। जब एम्परर के साथ कोर्ट में सिर्फ जनरल्स रह गए थे, तो उन्होंने सोचा कि एम्परर सुंग उन्हें मरवाने का हुक्म देने वाला है, मगर ऐसा नहीं हुआ। एम्परर सुंग ने उनसे कहा, रोज मेरा दिन डर के साए में गुजरता है। खाने की टेबल और मेरे बिस्तर दोनों जगहों पर मुझे मजा नहीं आता है। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी अपने साथ यही सब देखने के लिए राजा बनने के सपने नहीं देख रहा होगा। एम्परर सुंग की बात सुनकर जनरल्स डर गए। उन्होंने एम्परर के खिलाफ कोई साजिश न रचने और हमेशा वफादार बनने रहने का वादा किया था। मगर एम्परर सियाना था, उसे पता था कि दौलत के लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है। एम्परर सुंग ने उनसे वादा किया, जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इज्जत और अमीरी से सुकून भरे दिन गुजारे जाएं। अगर आप लोग अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार हो, तो मैं वादा करता हूं कि आप सबको फाइन एस्टेट और दौलत से माला माल कर दूंगा। जनरल्स हैरान थे कि एम्परर उन्हें दौलत और सिक्योरिटी देना चाहता है। अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी। अगली सुबह हर एक जनरल को उसकी पोस्ट रिजाइन कर दी गई थी और साथ ही उन्हें एम्परर सुंग से अपना रिटायरमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया था। अब वे अपने अपने एस्टेट के नोबल और मास्टर बन गए थे, जो एम्परर ने उन्हें बख्शा था। सिर्फ एक ही झटके में एम्परर सुंग ने अपने दुश्मनों को अपना वफादार बना लिया था। एम्परर सुंग अपना किंगडम एक ही झंडे के नीचे लाना चाहता था। दूर साउथ के इलाके में हान में सालों से बगावत की लड़ाई चल रही थी। लियू वहां का राजा था। जब रेबल ने सरेंडर किया, तो एम्परर ने उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दिया, बल्कि उसने राजा लियू को अपने कोर्ट में एक पोजीशन दे दी। यही नहीं, एम्परर ने दोस्ती के तौर पर उसे अपने साथ वाइन पीने के लिए इनवाइट किया। पैलेस में जब एम्परर सुंग ने राजा लियू को वाइन का ग्लास दिया, पर राजा लियू पीने से डर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि कहीं इसमें जहर ना हो। उसने एम्परर से कहा, योर मैजेस्टी, मैं जानता हूं कि जो गलती इस गुलाम से हुई है
उसकी सज़ा सिर्फ मौत है, मगर फिर भी मैं आपके सामने जान की भीख मांगता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करें क्योंकि मैं ये वाइन नहीं पी सकता। ये बात सुनकर राजा यानी कि एम्परर सुंग हंस पड़े। उसका कोई इरादा नहीं था राजा लियू को जहर देने का। राजा लियू को यकीन दिलाने के लिए उसने वाइन खुद पी ली। उस दिन से राजा लियू एम्परर का लॉयल बन गया, जो कभी बहुत बड़ा रेबल था, अब वही एम्परर का सबसे खास आदमी बन गया। एम्परर सुंग ने जर्नल्स को बड़े बड़े एस्टेट गिफ्ट करके होशियारी का काम किया था। अब उसने एम्परर को कोई डर नहीं था। उन्हें मारने से तो अच्छा था कि अपना लॉयल बना लिया जाए। इससे आर्मी चीफ का तख्ता पलट भी हमेशा के लिए रुक जाएगा। एम्परर सुंग पहला आदमी था जिसने चाइना में सिविल वॉर और वायलेंस को खत्म किया। सुंग डायनेस्टी 3 सेंचुरी तक चाइना में राज करती रही। वो आदमी जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेगा जिसे आपने मौत की सजा से बचाया हो। ऐसा आदमी आपकी खातिर दुनिया के आखिर कोने में भी चला जाएगा। जब आप अपने दुश्मनों से दोस्ती कर लेते हैं तो वे आपके दोस्तों से भी ज़्यादा भरोसेमंद निकलते हैं। हमारे दोस्त अक्सर लड़ाई ना हो जाए ये सोचकर हर बात पर हामी भर देते हैं, आपको बुरा ना लग जाए इसीलिए वे अपनी क्वालिटी को छुपा कर रखते हैं। हो सकता है कि आप उनको इतने अच्छे से नहीं जानते जितना आपको लगता है। हो सकता है कि वे आपसे जलते हों। जब कोई मुसीबत आती है तो अक्सर दोस्त भाग जाते हैं। दोस्त सिर्फ आपके दुश्मन हैं जो किसी सोने की खान से कम नहीं होते, बस आपको खान को खोदनी होती। नेवर आउटशाइन द मास्टर, अपने मास्टर से आगे ना निकलें। गैलीलियो एक इटालियन साइंटिस्ट थे। ईयर 1600 की शुरुआती दिनों में वे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने रिसर्च की फंडिंग के लिए रूलर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। गैलीलियो ने जितनी भी डिस्कवरीज और इन्वेंशन किए वे सब उसके रूलर्स को डेडिकेटेड थे। तब रिनेसा के टाइम में हर साइंटिस्ट को यही करना पड़ता था। जब उन्होंने मिलिट्री कंपास का इन्वेंशन किया तो उसको वो ड्यूक ऑफ गोंगाजा के सामने पेश किया। उन्होंने इस कंपास को यूज़ करने के बारे में एक किताब भी लिखी थी। ये किताब गैलीलियो ने मेडिसी फैमिली को दे दी थी। ड्यूक और मेडिसी दोनों बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने गैलीलियो को और ज़्यादा स्टूडेंट्स दिए। हालांकि गैलीलियो ने कई ग्रेट डिस्कवरीज की, फिर भी उनके रूलर्स हमेशा उन्हें बस गिफ्ट देकर उन्हें खुश किया करते थे, कभी भी उन्हें कैश नहीं दिया करते थे। इससे गैलीलियो हर चीज़ के लिए अपने रूलर्स पर डिपेंडेंट रहते थे। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें अपने रूलर्स का फेवर लेना पड़ता था। 1610 में गैलीलियो ने जुपिटर की मून की डिस्कवरी की। इस बार उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने अपनी डिस्कवरी की हर पैटर्न के हिसाब से बांट दी, जैसे किसी के लिए टेलीस्कोप, दूसरे के लिए कोई किताब वगैरह वगैरह। इस बार गैलीलियो ने मेडिसीज पर फोकस किया। उन्होंने जुपिटर की मून की डिस्कवरी उनके नाम पर कर दी और ये बहुत बढ़िया टेक्निक भी थी क्योंकि जुपिटर हमेशा से ही मेडिसी फैमिली का सिंबल रहा था। क्योंकि मेडिसी फैमिली के फाउंडर कोसिमो I जुपिटर को एक बहुत ही पावरफुल गॉड मानते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में जुपिटर को जियूस कहा जाता है। कोसिमो I ने जुपिटर को मेडिसी डायनेस्टी के पावर का सिंबल मान लिया था। उन्होंने 1540 में मेडिसी की फाउंडेशन की थी। गैलीलियो ने अनाउंस किया कि उसे जुपिटर की मून्स की खोज कोसिमो II के कोरोनेशन डे पर की थी। उन्होंने सारी इटली और कोर्ट के आगे मेडिसी को यह ऑनर दिया। जुपिटर के 4 मून हैं। गैलीलियो ने दावा किया कि चारों मून कोसिमो II और उसके 3 भाइयों का सिंबल है। चारों मून्स जुपिटर के चारों तरफ उसी तरीके से घूमते हैं जैसे मेडिसी के फाउंडर कोसिमो I के चारों बेटे। ये सब करके गैलीलियो ने पूरी इटली को ये दिखाने की कोशिश की कि मेडिसी डायनेस्टी को हेवन की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। गैलीलियो ने एक एल्बम भी बनाया था जिसमें आसमान में 4 स्टार्स के बीच में गॉड जुपिटर को दिखाया गया था। उन्होंने इस एल्बम को कोसिमो II के नए सिंबल के रूप में पेश किया था। गैलीलियो ने जो एफर्ट किया वो बहुत काम आया। उसी साल कोसिमो II ने उसे राज्य का ऑफिशियल मैथमेटिशियन और फिलोसोफर बना दिया। अब उसे पूरी सैलरी भी मिलने लगी थी। अपने इस काम की वजह से अब वो किसी पैटर्न पर डिपेंडेंट नहीं थे। अब उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। सारे मास्टर अपने सब्जेक्ट के सुपीरियर बनना चाहते थे। उन्हें ये डर होता था कि उनके सब्जेक्ट उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट कोई ना बन जाए। उन्हें इन्वेंशन और साइंस की डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं होता था। उन्हें तो बस अपने नाम और अपनी शान की फिक्र रहती थी। मेडिसी फैमिली का नाम आसमान के सितारों से जोड़कर गैलीलियो ने उन्हें और भी ज़्यादा ऑनर दिया था। गैलीलियो जैसे इंटेलिजेंट लोगों से उनके मास्टर इसलिए अनसिक्योर रहते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बस वे फाइनेंसर की तरह रहें। वे इन इन्वेंशन और डिस्कवरीज में अपना भी नाम चाहते थे। वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वे भी पावरफुल हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। गैलीलियो ये बात खूब अच्छे से समझते थे, तभी उन्होंने मेडिसी फैमिली को इतनी खुशामद की। गैलीलियो ने खुद को रूलर्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश नहीं की, तभी उनके मास्टर भी उनसे इनसिक्योर नहीं थे।
बल्कि उन्होंने अपने मास्टर मेडिसी फैमिली को हेवनली बॉडीज के साथ जोड़कर उनका स्टेटस इटली में और ऊंचा कर दिया था। उन्होंने खुद से ज़्यादा अपने मास्टर की शान बढ़ाई, जिससे खुश होकर उनके मास्टर्स ने उनको खूब इनाम भी दिए। यह आपके लिए डेंजरस बात है अगर आप अपने मास्टर की इनसिक्योरिटी की वजह बनते हैं। आपको हर हाल में अपने मास्टर की खुशामद करनी है, पर ऐसा चालाकी से करें। ले जाने दें सारा क्रेडिट अपने मास्टर को, कोई बात नहीं। उन्हें हरगिज़ ये ना दिखाएं कि आप उनसे ज़्यादा ब्रिलियंट हैं और इंटेलिजेंट हैं। मासूमियत से अपना काम करते रहें, हर काम में मास्टर की सलाह जरूर लें, और अगर कोई कमाल का आइडिया आपके दिमाग में आता भी है तो उसका क्रेडिट भी मास्टर को दे दें। अगर आप अपनी पावर चाहते हैं तो अपनी खूबियों को छुपा कर रखें, लोगों को नाम कमाने दें, आप उन्हें बिल्कुल भी अनसिक्योर फील न कराएं। उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत हो। बहुत पहले फ्रेंच कोर्ट में ये रिवाज था कि स्टेट इश्यूज पर पहले डिस्कस किया जाता था, फिर उन्हें राजा के सामने पेश किया जाता था। नोबल्स और मिनिस्टर्स के बीच कई दिनों तक बहस चलती रहती थी, फिर उन्हें अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने होते थे। दोनों लुई 14 के आगे बारी बारी से अपने व्यूज एक्सप्लेन करते थे। अब राजा को डिसाइड करना था कि स्टेट इश्यूज के लिए कौन सा रिजोल्यूशन बेस्ट रहेगा। आखिर में रिप्रेजेंटेटिव राजा के पास आए, उन्होंने इश्यूज रखे और उन्हें रिजॉल्व करने के 2 बेस्ट पॉसिबल टैक्टिक्स भी बताए। लुई 14 बस सुनते रहे, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जब वे लोग अपनी बात पूरी कर लेते तो राजा कहता था, मैं देखता हूँ, और बस यही बोलकर वो कोर्ट से चला जाता था। लुई 14 उस सब्जेक्ट पर कभी फिर बात नहीं करते थे। उसके कोर्ट में इनके कुछ दिनों के बाद पता चलता था कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया था, क्योंकि तब तक लुई स्टेट इश्यूज पर काम करवा चुका होता था। उसकी चुप्पी से किसी को भी ये पता नहीं चलता था कि उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उसके अगले स्टेप को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। उनकी चुप्पी की वजह से ही उसके दरबारी लोग बात किया करते थे और वो सबके दिमाग की बात जान लेता था, मगर उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता होता था। लुई 14 उन लोगों से मिली इन्फॉर्मेशन और उनके खिलाफ ही इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल बन गया था और लोग उससे डरते भी थे। वो किसी को भी उखाड़ फेंक सकता था क्योंकि उसे सबकी कमजोरी मालूम थी। तो इस तरह से साइलेंस लुई 14 का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। अपनी बातों को लिमिट रखने से न सिर्फ आप पावरफुल बनेंगे, बल्कि इससे आप कई गलतियां करने से भी बच सकते हैं। जब आप बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं तो कई बार गलत या बेवकूफ़ी की बात भी बोल देते हैं, इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। साल 1825 में रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ। निकोलस I तब का नया जार बना था, मगर लिबरल्स चाहते थे कि चेंज हो। वे चाहते थे कि रशिया एक मॉडर्न कंट्री बने, यहाँ की इकोनॉमी और गवर्नमेंट बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ कदम से कदम मिलाकर। पर निकोलस I ने आखिर इस रेवोल्यूशन को कुचल दिया था। उसने हुक्म दिया कि रेवोल्यूशन के लीडर कॉन्द्रिती रेलेविव को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। रेलेविव के गले में फांसी का फंदा था और वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके पांवों के पास दरवाजे खुल गए थे, तभी उसके फंदे की रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी को टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को आज़ाद कर दिया जाता था। लेकिन रेलेविव खड़ा हुआ और भीड़ के सामने जाकर चिल्लाया, देखा आप लोगों ने, रशिया में इन लोगों को कोई भी काम नहीं आता, यहाँ तक कि उनसे एक ढंग की रस्सी भी नहीं बना जा पाती। राजा का मैसेंजर तुरंत जार के पास पहुंच गया और उसे पूरी बात बताई। निकोलस एक बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि रेलेविव की फांसी टल गई। मजबूरी में उसे रेलेविव को माफीनामे पर साइन करने पड़े, मगर साइन करने से पहले उसने मैसेंजर से पूछा, क्या रेलेविव ने इस चमत्कार के बाद में कुछ कहा? इस पर मैसेंजर ने जवाब दिया, सर, उसने कहा कि रशिया में लोगों को एक ढंग की रस्सी तक बनानी नहीं आती। निकोलस I ने उसी वक्त वो माफीनामा फाड़ कर फेंक दिया और उसने हुक्म दिया, ऐसी बात है तो चलो इसे गलत साबित कर देते हैं। और अगले ही दिन रेलेविव को फांसी पर फिर से चढ़ाया गया और बदकिस्मती से इस बार रस्सी नहीं टूटी। एक बार जब आप कुछ बोल देते हैं तो अपने वर्ड्स आप दोबारा वापस नहीं ले सकते, तो आप जो भी बोल रहे हैं सोच समझ कर बोलिए। हो सकता है कि आपकी किसी बात का लोग बुरा मान जाए या फिर आप खुद ही मुसीबत में फंस जाएं। जैसा कि कहावत है, कम बोलने से कम गलतियां होती हैं। सो फाइनली बुक के कंक्लूजन पर हम पहुंच चुके हैं। ये बस कुछ एडवाइजेज हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये ना सिर्फ उनके लिए यूज़फुल है जो पावरफुल बनना चाहते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के लिए भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। कभी भी अपने मास्टर से आगे मत बढ़िए। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आप जब हेल्प करते हैं तो वो आपका एहसान हमेशा मानेंगे। अपने दुश्मनों को यूज़ करना सीखिए। लोगों की गलतियाँ माफ़ करके उन्हें एक और मौका दीजिए। अपने ट्रू इमोशंस को छुपा कर रखने से आप हम्बल और अनअज्यूमिंग
बने रहेंगे। कम बोलकर आप और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस किताब में पढ़कर ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिशियन बन जाएं, मगर कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे। सो फाइनली गाइज, आपने क्या सीखा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।